हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन को पढ़ा, जिसमें हमने रिसोर्सेज को पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में कौन से रिसोर्सेज यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। अब हम थर्ड जनरेशन पे चलते हैं कि थर्ड जनरेशन में जो है कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। तो जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम मैक्रो अल्गी से। तो मैक्रो अल्गी भी हम इसमें यूज करते हैं, या कुछ दूसरे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिस तरह साइनोबैक्टीरिया है, फंगी है, या यीस्ट हैं। तो ये मैक्रो अल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया, फंगी या यीस्ट जो है, इसको भी हम थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इनकी यूज का फायदा क्या होता है? दिस कुड अवॉइड कंपटीशन, ये कंपटीशन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि पीछे हमने कंपटीशन को डिस्कस किया कि जो फूड रिसोर्सेज पे जो कंपटीशन होती है, यानी फूड रिसोर्सेज हमारे पास खत्म हो जाते हैं, तो ये वो कंपटीशन भी जो है वो खत्म कर देती है। अब फूड रिसोर्सेज के साथ साथ जो है लैंड, जो है जो लैंड एरिया है, उसकी कंपटीशन भी इधर खत्म हो जाती है, क्योंकि ख्वाह वो फर्स्ट जनरेशन जो है रिसोर्सेज हैं या सेकंड जनरेशन रिसोर्सेज हैं बायोफ्यूल के लिए, तो उधर हम क्या करते थे, उनको कल्टीवेट कर देते हैं। एक स्पेसिफिक लैंड एरिया हमें चाहिए होता है, लेकिन थर्ड जनरेशन जो रिसोर्सेज हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, उधर जो है फिर कोई लैंड एरिया भी ये इस तरह ऑक्युपाई नहीं करते। उसको हम किसी लैब में भी ग्रो कर सकते हैं, किसी एक सेपरेट जगह पे हम उनको क्या कर सकते हैं, इन्वेट्रो भी उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये लैंड का कल्टीवेशन का मसला भी जो है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो इससे ये होता है कि जो ड्रॉबैक्स हैं, जिस तरह इंक्रीज फूड प्राइसेस, जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया कि फूड प्राइसेस पे उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो वो मसला भी इधर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो अलगल हैं, साइनोबैक्टीरिया या जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर यूज करते हैं, इनका कोई जो है हमारे फूड प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल रिसोर्सेज से। और इसके अलावा जो है जो अलगल या माइक्रोबियल फीड स्टॉक को जो फीड स्टॉक को हम यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस हैं कि ये हमें इजीली हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स। और इसके अलावा जो है जो सलाइन वाटर है, तो सलाइन वाटर हम चूंकि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि प्लांट पे उनका इफेक्ट होता है, प्लांट ग्रो नहीं करते सलाइन वाटर में। तो इस वजह से जो माइक्रोबियल बायोमास है, इधर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता। माइक्रोबियल बायोमास जो है ये सलाइन वाटर पे भी ग्रो करते हैं। तो ये भी जो है इसका एक एडवांटेज है कि ये जो है हम सलाइन वाटर पे भी ग्रो कर सकते हैं, ख्वाह वो अलगी हैं, ख्वाह वो साइनोबैक्टीरिया है, फंगी हैं, या यीस्ट हैं, इसको हम सलाइन वाटर पे भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बायो अल्कोहल रिसोर्सेज हैं, उसमें अगर हम अलगी को देखें, तो अलगी जो हैं ये रिच सोर्स होते हैं, इसमें शुगर, स्टार्च या सेलुलोज कंटेंट मौजूद होते हैं, और ये हम क्या करते हैं, फिर इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनकी फर्दर फिर हम फर्मेंटेशन करते हैं इनटू बायोइथेनॉल या बायोब्यूटानॉल, इनमें इनकी फर्मेंटेशन करते हैं। ये इवन हम ये भी कर सकते हैं कि या तो एक जो है वो इसका जो है फर्स्ट वे जो है वो ये है कि हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लें, ये शुगर, स्टार्च या सेलुलोज। सेकंड जो है वो ये है कि बायोमास जो है इनका, होल बायोमास जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर फर्मेंटेशन पर्पसेस टू प्रोड्यूस बायो अल्कोहल, यानी इसके होल बायोमास को भी हम बायो अल्कोहल की प्रोडक्शन में या बायोफ्यूल की प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, उनके थ्रू जो है हम इनमें जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी जो है हम डायरेक्टली इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोफ्यूल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो अलगल बायोमास है या जो माइक्रो अलगी हैं, उनके एडवांटेजेस, जो क्रॉप्स सोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं, उन पे उनका एक और एडवांटेज भी है कि ये जो थर्ड जनरेशन रिसोर्सेज हैं, इसकी जो बायोमास प्रोडक्टिविटी है ये ज्यादा होती है, यानी हमारे पास इनका बायोमास ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बनता है।
इसके अलावा बेस्ट फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है इनकी, यानी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इसमें होता है एज़ कंपेयर टू प्लांट्स। और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है हाई अमाउंट में ये क्या कर देते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेटिक पर्पसेस। इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो भी खत्म होती है और मैक्सिमम हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है इनके इम्पोर्टेंस होती है जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि लिक्विड मीडिया जो है जो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है इनकी ग्रोथ के लिए, उसको हम इजीली हैंडल भी कर सकते हैं, उनकी हैंडलिंग भी इजी होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स जिसको हम बहुत मुश्किल से हैंडल करते हैं। उसकी ग्रोथ हमसे वो डैमेज भी हो सकते हैं, ज़ाया भी हो सकते हैं। तो ये हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल कल्टीवेशन एनवायरनमेंट। इसको जो कल्टीवेशन एनवायरनमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल इनके लिए होता है, मीन्स के कोई इशू इनमें नहीं आता, ये हर जगह पे ग्रो कर जाते हैं। मैक्रोअल्जी हैं, ख्वाह वो साइनोबैक्टीरिया हैं, वो इजीली हर जगह पे ग्रो कर जाते हैं, जिस तरह या फंगी हैं, इजीली वो हर जगह पे ग्रो करते हैं, तो कोई कल्टीवेशन का इशू भी नहीं होता। और इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया हैं, अगर हम साइनोबैक्टीरिया को देखें तो साइनोबैक्टीरिया जो है इनकी प्रॉपर्टीज और भी ज़्यादा हैं। वो ये कि बहुत ज़्यादा जो है फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी इनमें होती है। और इसके अलावा ये तकरीबन कोई 10% तक सन एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो है ये क्या करते हैं, सन एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उनको जो है बायो मास में प्रोड्यूस, उससे अपने आप बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनका ये क्या है, दूसरे अलगी पे या प्लांट बायोमास पे ये क्या कर देते हैं, इसको हम प्रेफर करते हैं कि ये 10% तक जो है वो सन एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उससे बायोमास की प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम इस परसेंटेज को देखें कि ये कितने परसेंट जो है वो दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उसमें अगर हम देखें तो क्रॉप्स हैं ये 1% तक जो सन एनर्जी है उसको यूटिलाइज करती है और उससे बायोमास की प्रोडक्शन करती है 1% तक। और अगर हम अलगी को देखें तो ये 5% तक सन एनर्जी को यूटिलाइज करती है और उसको बायोमास में कन्वर्ट कर देती है। तो इधर जो है जो साइनोबैक्टीरिया है ये कैपेबल होता है 10% तक ये सन एनर्जी को बायोमास में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है हमारे लिए साइनोबैक्टीरिया। और इसके अलावा जो है जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल होते हैं, मीन्स के सूटेबल होते हैं, सेफ होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, कोई खर्चा इसमें हमारा नहीं आता, इफेक्टिव फीड स्टॉक है हमारे लिए। और इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स यानी बायो अल्कोहल में हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया के थ्रू हम बायो अल्कोहल की प्रोडक्शन करते हैं, ये कहते हैं कि बेस्ट एनर्जी कपल प्रोडक्शन है, यानी एनर्जी को ये ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके मैक्सिमम बायोमास की प्रोडक्शन करते हैं। और इसके अलावा जो यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, यानी जो इंडस्ट्रीज से जो है फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि वो फिर आगे ग्लोबल वार्मिंग का बायस भी बनती है ना, तो वो जो इमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की या ग्रीन हाउस गैसेस की ना, वो चूंकि पोल्यूशन होती है तो उसको भी जो है ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं साइनोबैक्टीरिया ना। और साथ में जो है जो कंपटीशन विद फूड प्रोडक्शन, तो इसमें भी जो है इनका काफी रोल होता है। वो इस तरह के जो फूड के लिए, फूड सोर्सेज के लिए जो कंपटीशन होती है, जिस तरह फर्स्ट जनरेशन में होता है, वो भी इधर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के लिए जो रिसोर्सेज हैं, अलगी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, फंगी हैं या यीस्ट हैं, ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। ओके, थैंक यू सो मच। ये था हमारा थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।